गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। स्वागत है आपका आज की मैथ्स की क्लास में। अभी हम पढ़ रहे हैं सर्कल्स एंड टेंजेंट्स। आज का लेक्चर नंबर 3 है। तो अभी तक हम लोगों ने प्रश्नावली 2 तक के प्रश्न देख लिए हैं। प्रश्नावली 2 में मैं आपको बता देना चाहूँगा कि क्वेश्चन नंबर 5 ज़रूर बनाकर देखें सभी के सभी बच्चे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। इसको लिखना कैसे है आपको थोड़ा समझना होगा, है ना। बाकी है बहुत ईजी क्वेश्चन। ऑलराइट, तो हम आगे बढ़ते हैं। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले एक चीज़ और कि मैंने कुछ दिन पहले बच्चों से फीडबैक लिया था, ब्लाइंड फीडबैक, जिसमें नाम नहीं लिखने का था। तो उसको मैंने कल चेक किया। उसमें एक बच्चे ने पूछा, सर आप थ्योरी ज़्यादा पढ़ाते हैं। बच्चे ने लिखा था फीडबैक में, सर आप थ्योरी ज़्यादा पढ़ाते हैं, तो मैथमेटिक्स में इतना थ्योरी पढ़ना ज़रूरी है क्या सर? ठीक है। तो बच्चों ऐसा है कि थ्योरी पढ़ना ज़रूरी है मैथमेटिक्स में, ठीक है। मैथमेटिक्स में थ्योरी पढ़ना ज़रूरी है, क्योंकि थ्योरी से ही कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं। और अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तो वो सवाल तो आप बना ही लोगे जो आपके सामने है ना। लेकिन जो सवाल आपने नहीं देखे आप वो भी बना सकते हो, समझ रहे हो। कभी कोई नया क्वेश्चन आपके सामने आ जाए, वो भी बन पाएगा आपसे, तभी बन पाएगा जब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। ऑलराइट, तो इसलिए थ्योरी पढ़ना ज़रूरी है, बिल्कुल ज़रूरी है ना। इसीलिए पढ़ाया जाता है। ऑलराइट, और जैसे ये थ्योरम्स है, अगर आप थ्योरम्स को अच्छे से समझ गए हैं तो क्वेश्चंस बनाना इजी हो जाता है ना। तो इसीलिए को बहुत सारे बच्चे जो प्रमेय छोड़ के चल रहे हैं, प्रमेय छोड़ दिया सर मैंने, प्रमेय नहीं लिख पाया हूँ नोट्स में, इस टाइप के बच्चे मैं सबको बता देना चाहूँगा कि देखिए, इसमें आपका बहुत नुकसान है, ठीक है। आपको प्रमेय पढ़ने हैं, थ्योरम्स पढ़ने हैं। थ्योरम्स पढ़ोगे तो आपकी हेल्प होगी, दिक्कत नहीं होगी इससे आपको। ऑलराइट, तो ये हो गया आज का मतलब जो मैं आपको बताना चाह रहा था। ठीक है, इसके आगे लेक्चर कंटिन्यू करते हैं। तो आज हम पढ़ने वाले हैं वृत्त के चाप द्वारा वृत्त के केंद्र पर अंतरित कोण, ठीक है। यानी कि कोई एक क्या लेंगे हम लोग, आर्क लेंगे, और आर्क से सेंटर पे क्या एंगल सबटेंड हो रहा है वो देखना है। तो चलिए मैं एक सर्कल बना लेता हूँ। ये एक सर्कल है, ठीक है। और ये उसका सेंटर है, सेंटर ओ। तो अगर मैं दो पॉइंट्स ले लूँ, कोई पॉइंट ए और पॉइंट बी, तो ये जो ये वाला हिस्सा है इसको क्या कहते हैं, लघु चाप कहते हैं। यानी कि माइनर क्या कहेंगे, आर्क। और ये मेजर आर्क, ठीक। तो माइनर आर्क को जब आप क्या करोगे, सेंटर से, मतलब ये दोनों एंड पॉइंट्स को सेंटर से मिलाते हो आप इस टाइप से, ठीक है। तो यहाँ पर एक एंगल बनेगा, देख पा रहे हो, एंगल बन रहा है बीच में केंद्र पर, ठीक। तो इसी को क्या कहा जाता है, केंद्रीय कोण, यानी कि सेंट्रल एंगल, ठीक है। ये वाला एंगल जो है आपका, ये क्या है, केंद्रीय कोण, यानी कि सेंट्रल एंगल है, ठीक। तो अब इसके बेस पे हमको क्या पढ़ना है, एक थ्योरम पढ़ना है, ठीक है। एक प्रमेय पढ़ना है, प्रमेय क्रमांक 7। तो चलिए देखते हैं प्रमेय क्रमांक 7 क्या कह रहा है। थ्योरम 7 पढ़ते हैं। वृत्त के किसी चाप द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण वृत्त के परिधि के शेष भाग के किसी बिंदु पर अंतरित कोण का दुगना होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या प्रूफ करना है कि कोई एक चाप है, मान लो चाप ए बी है, उससे जो केंद्र पर कोण अंतरित हो रहा है, ठीक। और इसके अलावा एक जो कोई बिंदु ले लो शेष भाग में, है ना। वृत्त के परिधि के शेष भाग में कोई एक बिंदु ले लो। तो मैं मान लो ये पॉइंट यहाँ पर ले लेता हूँ, ठीक। इसका नाम दे दिया मैंने, सी नाम दे दिया, ठीक है। ये ओ है सेंटर। तो बोल रहा है कि वृत्त के चाप द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण जो है वृत्त के अन्य किसी बिंदु पर, है ना, शेष भाग के अन्य किसी बिंदु पर अंतरित कोण का दुगना होता है। मतलब आपको प्रूफ करना है कि ये वाला जो एंगल है इस एंगल का डबल है। ऑलराइट, मतलब अगर ये 60 है तो ये 30 होगा, इस टाइप से आपको प्रूफ करना है कि ये हमेशा क्या होगा, सरकमफेरेंस के किसी और पोर्शन पे कोई भी पॉइंट आप ले लो, चाहे यहाँ लो, चाहे यहाँ लो, चाहे यहाँ लो, अगर आप मिलाओगे उसको किसके, चाप के अंत बिंदुओं से, तो क्या आएगा आपका, ये एंगल इस एंगल का डबल आएगा। ऑलराइट, इंग्लिश में भी पढ़ दूँ। द एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर इज डबल द एंगल सबटेंडेड बाय एनी पॉइंट ऑन द रिमेनिंग सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल, ठीक है। तो इस चीज़ को हमको प्रूव करना है। तो अगर मैं आपको स्टेटमेंट में लिखूं तो टू प्रूव आपको क्या करना है, सिद्ध करना है कि एंगल ए ओ बी इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ एंगल ए सी बी। ये अगर आप प्रूफ कर ले जाते हो तो ये थ्योरम प्रूफ हो जाएगा, ठीक है। ओके, ठीक, चलिए देखते हैं कैसे बनेगा ये। कंस्ट्रक्शन वर्क करेंगे, ठीक है। कंस्ट्रक्शन क्या करने वाला हूं मैं, सी से ओ को मिलाते हुए एक लाइन खींचूंगा जो कि कहां तक जा रही है, एन तक जा रही है, या एम मान लो, एम तक जा रही है, ठीक है। तो सी से ओ को मिलाते हुए एक लाइन खींचूंगा जो कि एम तक जाएगी,
ऑलराइट, अभी आप देखेंगे, कंस्ट्रक्शन लिख लेते हैं। कंस्ट्रक्शन यानी कि रचना, सी को ओ से मिलाते हुए एम तक बढ़ाएं, ठीक है, एम तक बढ़ाएं। तो ये हो गया आपका कंस्ट्रक्शन, ठीक है। अभी आप देखिए, यहाँ पर मैं आपको क्या कह रहा हूँ, एंगल, यहाँ पे देखो आप, ओ से सी बराबर होगा ओ से ए के। नाउ अब ओ सी बराबर है ओ ए के। क्यों बराबर है? देखो ये और ये हिस्सा बराबर है। ये क्या है? एक ही वृत्त की त्रिज्याएं हैं, एक ही वृत्त की त्रिज्याएं हैं, ठीक है, त्रिज्या। तो एक ही वृत्त की त्रिज्या तो हर जगह बराबर होगी, तो ओ से सी बराबर होगा ओ से ए के, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एक त्रिभुज भी बन रहा है, देखो ट्राइंगल बन रहा है ओ ए सी। और ये किस टाइप का ट्राइंगल अब बन जाएगा? ओ ए सी जो है आपका समद्विबाहु त्रिभुज बन जाएगा, है ना, यानी कि आइसोसेलेस ट्राइंगल बन जाएगा। ऑलराइट, जिसकी दो भुजाएं क्या होती हैं? आपस में बराबर होती हैं। तो ये भुजा इसके बराबर है, तो इसके सामने के कोण आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे, ठीक है। ऑलराइट, ये कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा हुआ है पहले भी, ठीक। तो मैं यहाँ क्या लिख सकता हूँ? एंगल ओ ए सी विल बी इक्वल्स टू एंगल ओ सी ए। ध्यान दो, ये एंगल बराबर होगा इस वाले एंगल के, ये छोटे एंगल के, ठीक है, ठीक। ये क्या हो गया? वही रीजन है कि भाई समान भुजाओं के सम्मुख कोण क्या होते हैं? बराबर होते हैं, ठीक। तो यहाँ पे वो रीजन आपका आ जाएगा। उसके बाद आपका देखो, उसके बाद आपका देखो, आप क्या जानते हो? यहाँ पे देखो, एंगल ए ओ एम इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? एंगल ओ ए सी प्लस एंगल ओ सी ए, ठीक है। अब देखो मैं क्या कह रहा हूँ, ये वाला जो एंगल है आपका, ये बाहर का, ठीक है, ये बाहर का आधा वाला, ये आधा एंगल जो है आपका बाहर का, इस एंगल के और इस एंगल का योग के बराबर होता है, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं? बहिष्कोण प्रमेय, एक्सटर्नल एंगल थ्योरम। तो आपने पढ़ा है बहिष्कोण प्रमेय में, एक्सटर्नल एंगल थ्योरम में, कि सम ऑफ टू इंटरनल एंगल इज इक्वल टू वन एक्सटर्नल एंगल, ठीक है। तो ये क्या है? बहिष्कोण है, ये बाहर का कोण है, ये अंदर के दो कोणों के योग के बराबर होता है। उसके अनुसार मैंने लिखा है एंगल ए ओ एम इक्वल्स टू एंगल ओ सी ए प्लस एंगल ओ ए सी, ठीक। लेकिन यहाँ से देखो, ओ ए सी और ओ सी ए तो एक ही है, तो मैं एंगल ए ओ एम को क्या लिख सकता हूँ? एंगल ए ओ सी, ठीक है। यहाँ पे देखो, एंगल ए ओ ए सी को मैं क्या लिख सकता हूँ? ओ सी ए लिख सकता हूँ, फिर से एंगल ओ सी ए लिख दिया मैंने, ठीक है, ओ ए सी को प्लस एंगल ओ सी ए। तो यहाँ पे आ जाएगा 2 टाइम्स एंगल ओ सी ए बराबर एंगल ए ओ एम, ठीक। ये आ गया आपका, इसको इक्वेशन नंबर 1 नाम दे दो, ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर 1 नाम दे दो। अब इसी प्रकार से जब आप दोबारा करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा? ये एंगल और ये एंगल का सम किसके बराबर होगा? इस एंगल के बराबर होगा, ठीक है। ये बाहर का एंगल कौन सा? बी ओ एम इक्वल्स टू एंगल ओ सी बी प्लस एंगल ओ बी सी, ठीक है। ये आपको लिखना है। तो चलिए इसको मैं रफ कर देता हूँ आगे का, आप इसको वीडियो पॉज करके नोट डाउन करेंगे। जिसको पहले नहीं समझ में आया वो भी दोबारा देख सकता है। ओ से सी बराबर ओ से बी है, सिंस ओ सी बराबर ओ बी, तो आप क्या लिख सकते हो? एंगल ओ सी बी बराबर होगा एंगल ओ बी सी के, ठीक है, ठीक है। और क्या जानते हो आप? और एंगल एम ओ बी, एंगल एम ओ बी बराबर होता है एंगल ओ सी बी प्लस एंगल ओ बी सी के, ओ बी सी के, ठीक। अब यहाँ भी देख लो, ओ सी बी बराबर ओ बी सी है, तो मैं ओ बी सी को दोबारा ओ सी बी लिख सकता हूँ क्या? बिल्कुल लिख सकता हूँ। तो एंगल ओ सी बी प्लस ये ओ बी सी को मैंने क्या लिख लिया? ओ सी बी लिख लिया, ठीक है। तो एंगल ओ सी बी, एंगल एम ओ बी, ठीक। तो एंगल एम ओ बी आपका क्या आ गया? 2 टाइम्स एंगल ओ सी बी। ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को क्या करूंगा? मैं ऐड करूंगा, ठीक है, 1 और 2 को जोड़ें। अब आप जब 1 और 2 को जोड़ोगे तो क्या आ जाएगा? यहाँ पे एंगल एम ओ बी प्लस एंगल ए ओ एम बराबर हो जाएगा 2 टाइम्स एंगल ओ सी बी प्लस 2 टाइम्स एंगल ओ सी ए, ठीक है। इसको मिटा रहा हूं। तो
तो एंगल एम ओ बी प्लस ए ओ प्लस एंगल ए ओ एम मिला के क्या हो जाएगा, एंगल ए ओ बी हो जाएगा क्या, बिल्कुल। एंगल ए ओ बी विल बी इक्वल्स टू, टू कॉमन निकाल लो, एंगल ओ सी बी प्लस एंगल ओ सी ए, ये दोनों एंगल, ये छोटा वाला है ये और ये छोटा वाला है, ये जोड़ के क्या हो जाएगा, पूरा बड़ा वाला एंगल बन जाएगा। ठीक है, तो एंगल ए सी बी हो जाएगा, ये एंगल ए सी बी। ठीक, तो यहाँ पे आ गया आपका एंगल ए ओ बी इक्वल्स टू 2 टाइम्स एंगल ए सी बी, एंगल ए सी बी। आपको यही प्रूफ करना था, समझ रहे हो, कि जो केंद्र पर अंतरित कोण है वो सर्कल के किसी अन्य भाग में, है ना, अंतरित कोण के दुगना होता है। ठीक है, एक चाप के दो बिंदुओं से केंद्र पर अंतरित कोण जो है सर्कल के किसी अन्य भाग के अंतरित कोण के दुगने के बराबर होता है। ऑलराइट, तो ये आपको थ्योरम में प्रूव करना था। अब इसका इस्तेमाल अब जब आप करोगे तो सवाल काफ़ी आसानी से बनेंगे। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं, ध्यान से ये कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। क्या बताना चाह रहा हूँ अब आपको, अभी अभी आपने पढ़ा कि यहाँ पे अगर ए पॉइंट हो, यहाँ पे बी पॉइंट हो, और एंगल मान लो बीच में यहाँ पे कितना आ रहा है, अगर ये 60 डिग्री है, तो मैं अगर किसी और पार्ट पे इसको ऐसे मिलाऊंगा सर्कल के, तो ये कितना आएगा, 30 डिग्री आएगा। यही चीज़ आपने पढ़ी है थोड़ी देर पहले थ्योरम के माध्यम से। अब मैं बोल रहा हूँ ये ए और बी को मैं थोड़ा दूर ले जा रहा हूँ। ठीक है, मान लो मैं यहाँ पे कर देता हूँ ए को और यहाँ पे कर देता हूँ बी को, तो ये आपका ऐसा हो जाएगा। ठीक, और एक और पॉइंट मैं कहीं पे ले लेता हूँ ऐसे, तो ये हो गया आपका सी मान लो। तो यहाँ पे सी है, ये ए है, ये बी है। ऑलराइट, अब ये एंगल मान लो कितना है, मैं बोल रहा हूँ आपको कि ये 120 है, तो ये कितना हो जाएगा, 60 का हो जाएगा। ऑलराइट, अभी देखो ध्यान दो, मैं क्या कह रहा हूँ आपसे कि ए और बी को मैं थोड़ा और दूर ले जाता हूँ, और इस प्रकार से दूर ले जा रहा हूँ कि ये अब सीधी रेखा पर आ रहे हैं। ठीक है, अब ये सीधी रेखा पर आ रहे हैं। ठीक है, तो अब ये वाला एंगल कितना है, 180 डिग्री है क्या। ठीक, ये क्या है, एक सरल रेखीय कोण है, स्ट्रेट एंगल है। स्ट्रेट एंगल कितने का होता है, 180 डिग्री का होता है। तो अब अगर मैं ए बी को सर्कल के किसी और पार्ट पे मिलाऊंगा तो यहाँ का एंगल कितना बनना चाहिए, ये वाला एंगल कितना बनना चाहिए, 90 डिग्री। ठीक है, इसी थ्योरम से, थ्योरम नंबर 7 से ही 180 अगर ये है तो ये कितने का होगा, 90 डिग्री का होगा। ऑलराइट, तो ये क्या है, आपका थ्योरम नंबर 8 है। ये आपका थ्योरम नंबर 8 है, इसको आप लोग सभी लोग प्रूफ कर लेंगे। थ्योरम नंबर 8 प्रूफ करने के लिए कुछ नहीं करना है, थ्योरम नंबर 7 का इस्तेमाल करना है। ऑलराइट, आप खुद देख सकते हो ना, ए और बी को जैसे जैसे मैं बढ़ाता जा रहा हूँ, अब ए और बी एक्सट्रीम यहाँ पे आ गया, इस टाइप से आ गया कि वो सेंटर से पास हो रहे हैं, ओ से पास हो रहे हैं। अगर कभी भी ऐसा सिचुएशन आता है तो सर्कल के किसी भी हिस्से पे अगर आप यहाँ पे कोई भी पॉइंट लोगे, तो अगर ये 180 है तो ये कितना होगा, 90 डिग्री होगा। ऑलराइट, तो ये आपका थ्योरम नंबर 8 है, इसको आप लोग प्रूफ करेंगे सभी लोग। ऑलराइट, इसी क्लास में प्रूफ करेंगे। ठीक, आगे बढ़ते हैं। कभी कभी क्या होगा कि सिचुएशन थोड़ा और बदल सकता है, जैसे यहाँ पे सेंटर ओ था, मैंने बोला ए और बी यहाँ पर ले आया हूँ मैं। अब अगर मैं ए और बी यहाँ पर लिख दूँ, ये ए हो गया और ये बी हो गया। ठीक है, ओके, और ये है ऐसा। तो अब देखो ये एंगल क्या है, 180 था, यहाँ पे मान लो ये कितना हो गया, 270 हो गया। ठीक है, 270 डिग्री अगर ये हो जाता है, तो वैसे केस में अगर मैं इसको ऐसे मिलाऊंगा तो यहाँ का एंगल आप फाइंड आउट कर सकते हो बड़ी आसानी से, 270 का आधा होगा। ऑलराइट, 270 का आधा कितना हो जाएगा, 135 डिग्री। तो ये मैं क्यों बता रहा हूँ आपको, क्योंकि ये क्वेश्चन में पूछा हुआ है, वहाँ पे एक डायग्राम देख के कुछ को कन्फ्यूजन हो सकता है, तो ये कन्फ्यूजन आपको नहीं होना चाहिए। अगर ये एंगल आपका 270 है तो ये वाला एंगल कितने का होगा, 135 डिग्री का होगा। तो ये भी एक आप ध्यान में रखेंगे। बाकी ये मैं आपको यहाँ से यहाँ तक लाकर समझाना चाह रहा था कि क्या हो रहा है थ्योरम नंबर 8 में। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं थ्योरम नंबर 9 की तरफ। पहले कुछ क्वेश्चंस बना लेते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चंस आपको करके देखिए, मैं दिया हुआ है डू इट योरसेल्फ में। ठीक है, देखेंगे पहले क्वेश्चन में आपको एक्स की वैल्यू पूछ रहा है। कई लोगों के आंसर आगे होंगे, बताइए मुझे एक्स की वैल्यू क्या है। ठीक है, कमेंट सेक्शन का यूज़ कर सकते हैं। एक्स की वैल्यू यहाँ पर क्या होगी, दूसरे क्वेश्चन में भी एक्स की वैल्यू पूछ रहा है, तीसरे में भी और चौथे में भी। ठीक है, तो अब तक तो सभी के लगभग वैल्यूज़ आ गए होंगे, है ना, जिसको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है। चलिए देखते हैं, पहला क्वेश्चन देखो, ए ओ बी एंगल कितना दिया हुआ है आपको, 120 डिग्री। ठीक है, तो एंगल ए ओ बी बराबर क्या होता है, 2 टाइम्स एंगल ए पी बी। तो एंगल ए पी बी क्या आ जाएगा आपका, ए ओ बी का 2 हिस्सा बटा 2। ठीक है, एंगल ए ओ बी बाई 2। एंगल ए ओ बी कितना है, 120 डिग्री बटे 2 यानी कि 60 डिग्री। तो ये एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, 60 डिग्री। ठीक है,
कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, काफ़ी इजी है। ओके, तो इस टाइप से आपको सवाल बनाने हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे सभी। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? एंगल ए सी डी, और इसको मान लो पी नाम दे देते हैं, ये आपका पी है। तो आपको पूछ रहा है एंगल एक्स की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। तो फिर से वही चीज़ है, ए है, सी है, और 80 और 20 अलग अलग दिया हुआ है। इसको देख के कंफ्यूज नहीं होंगे। 80 20 कितना हो जाएगा? 100। अगर ये 100 का है एंगल, तो ये वाला एंगल कितने का होगा? 50 का होगा, ठीक है। इजी है बिल्कुल। अब देखो यहाँ पे, देखो क्वेश्चन में थोड़ा सा घुमा के दिया हुआ है, ये आपको अंदर का एंगल दिया है, ना कि बाहर का, ठीक है। तो एंगल सबटेंडेड एट सेंटर फ्रॉम एम एंड एन कितना हो जाएगा आपका? एम ओ एन एंगल आपका कितना होगा? अगर ये 240 है तो ये बचा हुआ है हिस्सा 360 में से, यानी कि ये 120 डिग्री होगा, ठीक है। टोटल एंगल कितने का होता है? 360 का। अगर ये वाला हिस्सा 240 है तो ये नीचे वाला हिस्सा कितना होगा? 120। अगर ये 120 है तो एक्स की वैल्यू फिर से क्या आ जाएगी आपकी? 60 डिग्री, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 देखो। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया है? ए बी सी बन रहा है। ए और सी कहाँ से पास हो रहे हैं? ओ से पास हो रहे हैं, सेंटर से। ऑल राइट, तो मैंने ऐसे केस में आपको बोला तो थ्योरम नंबर 8 पढ़ना है। कौन सा पढ़ना है? थ्योरम नंबर 8। थ्योरम नंबर 8 क्या बोलता है? जब भी ऐसा सिचुएशन आ जाए कि ए सी एक सेंटर से होकर गुजर रहा है, तो किसी भी शेष भाग में, है ना, सरकमफेरेंस के किसी भी अन्य पॉइंट पे अगर आप मिलाते हो, तो यहाँ पे एंगल कितना बनता है? ये एंगल 90 डिग्री बनता है। क्यों 90 बनता है? कि आप इसको मान सकते हो ऐसे, ये है आपका 180 डिग्री, तो 180 का आधा कितना होता है? 90 डिग्री होता है। ऑल राइट, तो एंगल ए बी सी इक्वल्स टू, एंगल ए बी सी इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। क्यों हुआ? थ्योरम नंबर 8 से, ठीक है। थ्योरम नंबर 8 एक बार देख लेंगे। ऑलराइट, चलिए आगे बढ़ते हैं। थ्योरम नंबर 9 देखेंगे। क्या कह रहा है? एंगल इन द सेम सेगमेंट ऑफ अ सर्कल आर इक्वल, ठीक है। एक ही खंड में बने कोण आपस में बराबर होते हैं। ऑलराइट, इससे पहले समझो खंड क्या है। सेंटर है ओ, यहाँ पे मान लो पॉइंट ले रहे हो ए, और यहाँ पे पॉइंट ले रहे हो बी। अगर आप ए को बी से मिलाते हो, ठीक है, ए को बी से आप अगर मिला देते हो, तो एक बनेगा आपका क्या? एक होगा माइनर सेगमेंट, माइनर सेगमेंट, और दूसरा होगा मेजर सेगमेंट, ठीक है, मेजर सेगमेंट। अब सेगमेंट आपने तो पढ़ा था पहले लेक्चर में। सेगमेंट में मैंने आपको क्या बताया था कि क्या होता है सेगमेंट? खंड, है ना। क्या कहते हैं इसे? क्या कहते हैं? कौन सा खंड है ये? वृत्तखंड, है ना। ठीक, तो वृत्तखंड क्या होता है? ये क्या है? लघु वृत्तखंड है। ये क्या है? दीर्घ वृत्तखंड है। ऑल राइट, तो अगर आप किसी भी दो पॉइंट को एक सीधी रेखा से मिलाते हो, एक जीवा बनती है, तो इसको जीवा क्या करती है? दो भागों में बांट देती है, एक लघु वृत्तखंड में और एक दीर्घ वृत्तखंड में, ठीक है। तो ये हो गया आपका मेजर सेगमेंट, ये हो गया माइनर सेगमेंट। तो अभी क्या बोल रहा है? अब देखो, अगर मैं बोलूं कि एक ही सेगमेंट की बात करूं मैं, तो या तो ये सेगमेंट होगा या तो ये सेगमेंट होगा, ठीक है। यहां से मैं आपको सिर्फ इतना बताना चाहता हूं कि एक सेगमेंट अगर बोल रहा है किसी उसमें, ठीक है, जैसे यहां पे बोल रहा है इन द सेम सेगमेंट, तो सेम सेगमेंट का मतलब क्या है? या तो सिर्फ इसी सेगमेंट की बात हो रही है, या तो सिर्फ इस सेगमेंट की बात हो रही है। ये दोनों सेगमेंट की बात एक साथ नहीं होगी, ठीक है। सेम सेगमेंट का मतलब ये होता है। ऑल राइट, तो सेगमेंट में मुझे आपको बस इतना ही बताना था। चलिए इस थ्योरम को समझते हैं आगे क्या कहता है। तो ये आपको बोल रहा है कि अगर एंगल मेड इन द सेम सेगमेंट, है ना, एक ही सेगमेंट पे अगर आप कोण बनाते हो, तो वो दोनों क्या होंगे? आपस में बराबर होंगे, ठीक है। क्या करना है? पहले तो एक चाप लेना है। चाप लेकर क्या करना है आपको? एक ही सेगमेंट में दो एंगल बनाने हैं, और वो दोनों एंगल आपस में बराबर है या नहीं, ये आपको चेक करना है। ऑलराइट, तो चलिए देखते हैं। मान लो मैं ए और बी पॉइंट ले रहा हूं, ठीक है। तो चाप ए बी में अंत बिंदु यानी कि एंड पॉइंट्स क्या क्या है? ए एंड बी, ठीक। तो अब मैं ए और बी से अगर एक क्या बना लूं? एंगल बना लूं ऐसे, ठीक। ये हो गया पहला एंगल ए बी, तो इसको नाम दे दो सी। और वैसे ही अगर मैं एक और एंगल बना लेता हूं, मान लो ये बना लिया मैंने, ठीक। तो ए बी, और ये हो गया आपका डी। तो अगर मैं आपके दो एंगल्स बना रहा हूं, देखो पहला कौन सा एंगल है? एंगल ए सी बी, और दूसरा कौन सा एंगल है? एंगल ए डी बी। और अब आपको क्या प्रूफ करना है? कि ये एंगल बराबर होगा इस एंगल के। समझ रहे हो? ये है आपका थ्योरम। ऑल राइट, तो ये चीज आपको प्रूफ करनी है। अब ये कैसे प्रूफ करेंगे, चलिए देखते हैं, ठीक है।
तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, रचना करेंगे, कंस्ट्रक्शन कंस्ट्रक्शन वर्क कर लेते हैं थोड़ा सा। कंस्ट्रक्शन में क्या है, सबसे पहले ज्वाइन ए टू ओ एंड ज्वाइन बी टू ओ। ठीक है, ए को ओ से जोड़ें और बी को भी ओ से जोड़ें। तो जब मैं ए को ओ से जोड़ूंगा तो ये इस प्रकार से जुड़ेगा। ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया। तो ये आपका हो गया ए को ओ से जोड़ना और बी को ओ से जोड़ना। ठीक, अब यहाँ से समझते चलेंगे जो जो मैं आपको कहना चाह रहा हूँ। अब ध्यान दो, ए ओ बी और ए सी बी, अगर इन दोनों के बीच का रिलेशन देखें तो क्या आप ये लिख सकते हो, एंगल ए ओ बी विल बी इक्वल टू एंगल 2 टाइम्स ऑफ एंगल ए सी बी। लिख सकते हैं क्या, ए सी बी। कौन से थ्योरम से लिख रहे हैं, ये थ्योरम नंबर 7 से। आपको पता है थ्योरम नंबर 7 पे क्या पढ़े थे हम लोग, कि अगर आप किसी एक बिंदु से केंद्र पर अंतरित कोण देखेंगे और एक वृत्त के किसी अन्य भाग में अंतरित कोण को देखेंगे, तो ये जो केंद्र पर अंतरित कोण होता है ये उसका दुगना होता है। ठीक है, ये थ्योरम आपने अभी अभी पढ़ा था थ्योरम नंबर 7 पे। तो ए ओ बी का ये वाला एंगल, ये जो बड़ा एंगल है, ये किसके बराबर होगा, 2 टाइम्स एंगल ए सी बी के बराबर होगा। ऑल राइट, तो ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 1। सिमिलरली इसी प्रकार से एंगल ए ओ बी विल बी इक्वल्स टू एंगल 2 टाइम्स एंगल ए डी बी। जो जो एंगल मैंने बोले सिर्फ उसी को देखिए, ए ओ बी बराबर होगा 2 टाइम्स एंगल ए डी बी के। ये भी कैसे हो रहा है, ये भी थ्योरम नंबर 7 से ही हो रहा है। ठीक है, प्रमेय क्रमांक 7 से। तो ये हो गया 2 इक्वेशन। अब देखो दोनों इक्वेशन पहले और दूसरे का एलएचएस पोर्शन जो है सेम है, एग्जैक्टली सेम है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इनको इक्वेट कर सकते हैं, 1 = 2, है ना। इक्वेटिंग 1 and 2, अगर आप 1 and 2 को इक्वेट करते हैं तो आपका एलएचएस हटा देते हैं हम लोग, सिर्फ आरएचएस की बात होगी। 2 टाइम्स एंगल ए सी बी विल बी इक्वल्स टू 2 टाइम्स एंगल ए डी बी। तो ये 2 और 2 कट गए, एंगल ए सी बी विल बी इक्वल्स टू एंगल ए डी बी। ठीक, तो प्रूफ हो गया आपका जो कह रहा था, एंगल इन द सेम सेगमेंट ऑफ अ सर्कल आर इक्वल। तो यहाँ पे देखो ए और बी एक सेगमेंट नीचे का बांट रहे हैं, एक सेगमेंट ऊपर का बांट रहे हैं। ऊपर के सेगमेंट में हमने 2 एंगल लिए हैं, कहाँ पे, ए सी बी और ए डी बी। और हम लोगों ने प्रूफ किया कि एंगल ए सी बी और ए डी बी आपस में क्या है, बराबर है। तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल हमेशा क्या होगा, आपस में बराबर होगा। ऑल राइट, किसी को कोई डाउट हो तो पूछ सकते हैं। ठीक है, बहुत ईजी थ्योरम है, थ्योरम नंबर 9। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करके देखें। इस क्वेश्चन में आपको x की वैल्यू बतानी है। ठीक है, यहाँ पे P से O को कनेक्ट किया गया है, A B कहाँ से होकर गुजर रहे हैं, सेंटर O से होकर गुजर रहे हैं। ठीक, तो आप बताइए कि x की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, 1 मिनट का टाइम आप ले सकते हैं। ठीक है, फिर मैं आपको बताऊंगा इसका सॉल्यूशन क्या होगा। काफ़ी इजी क्वेश्चन है लेकिन अच्छा है, देख लीजिए एक बार। जिनका बन गया हो कमेंट सेक्शन में रिप्लाई दे दें कि इसका आंसर क्या है। चलिए देखते हैं। ठीक है, अब तक आ गए होंगे जिनके बनने थे। तो सबसे पहले देखो, ए ओ बी है ना, सेंटर से होकर गुजर रहा है ये लाइन। ठीक है, और जब भी आपने पढ़ा है कि ए ओ बी सेंटर से होकर गुजरता है तो ये लाइन, ये एंगल कितने का बनेगा, एंगल ए ओ बी क्या हो जाएगा आपका, एंगल ए ओ बी विल बी इक्वल्स टू 180 डिग्री। अगर एंगल ए ओ बी आपका 180 होगा, एंगल ए ओ बी आपका 180 होगा, तो आप जानते हो कि एंगल ए ओ बी इक्वल्स टू क्या होता है, 2 टाइम्स ऑफ एंगल ए पी बी। ए पी बी, तो यहाँ से आपको मिल जाएगा एंगल ए पी बी बराबर एंगल ए ओ बी बाई 2।
ठीक है। तो एंगल ए ओ बी कितना है, 180 है बटे 2 यानी कि 90। तो ये वाला पूरा एंगल आपका कितना आने वाला है, 90 डिग्री का आने वाला है। ठीक है। अगर ये 90 का होगा तो अब क्या करें, हमको तो चाहिए x है ना, हमको x चाहिए। तो आपको x तब मिलेगा जब आप इस वाले एंगल को निकालोगे और 90 में घटा दोगे। ठीक है। x आपको तब मिलेगा जब आप इस वाले इतने एंगल को निकालोगे और 90 में घटा दोगे। तो चलिए देख लेते हैं। आप देखो O से A जो है बराबर होगा O से P के। ठीक है। ये O से P और O से A क्या होगा, आपस में बराबर होगा, क्योंकि एक समान वृत्त की त्रिज्याएं हैं, है ना, रेडियस ऑफ कॉमन सर्कल। तो अगर ये भुजा इस भुजा के बराबर होती है तो ये कोण इस कोण के बराबर होगा क्या, बिल्कुल होगा। तो ये आ गया आपका 50 डिग्री। तो ये 50, तो ये 50, ये 50 है और ये 90 है, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी, 40 डिग्री आ जाएगी। कितना सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है। कोई डाउट नहीं होना चाहिए, अगर है तो बता दें। चलिए ये क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन आपको दिया गया है, करके देखिए, डू इट योर सेल्फ में, क्वेश्चन नंबर 288, पेज नंबर 288 पे। ठीक है। इस क्वेश्चन में आपको दिया गया है 40, है ना, एक वैल्यू दी गई है, एंगल सी की वैल्यू 40 है, और आपको पूछ रहा है ये वाला एंगल, एंगल एक्स कितने का होगा। ठीक है। तो एक चीज़ और दी गई है कि ये आपका सेंटर ओ है, तो हम क्या करेंगे, सेंटर को ए और बी से कनेक्ट कर लेते हैं। ठीक है। सेंटर को ए और बी से कनेक्ट कर लेते हैं, ये आपका इस टाइप से हो जाएगा। तो चलिए फाइंड आउट करते हैं क्या होगी इसकी वैल्यू। और अब मुझे बताओ, एंगल ए ओ बी क्या दो गुना होगा एंगल ए सी बी के, होगा या नहीं होगा, एंगल ए सी बी के दुगना होगा या नहीं होगा। ठीक है। आप देख सकते हो ये एक ही खंड है। ठीक है। एक ही खंड है, और यहाँ पे किसी अन्य पॉइंट पे बनने वाला कोण केंद्र पर बनने वाले कोण का आधा होता है। तो इसीलिए ये एंगल जो है इस वाले एंगल का आधा होगा। तो आपको ए सी बी की वैल्यू दी गई है 2 इंटू एंगल ए सी बी की वैल्यू है 40 डिग्री, तो ये आ जाएगा आपका 80 डिग्रीज, एंगल ए ओ बी। ठीक। तो ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 1। तो आपका ये वाला जो एंगल आएगा ये कितना आ जाएगा, 80 डिग्रीज का आ रहा है। ऑलराइट। अगर ये एंगल 80 डिग्री का है, नाउ वी नो दैट एंगल ए ओ बी इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स एंगल ए डी बी। ए ओ बी बराबर होगा 2 टाइम्स एंगल ए डी बी के। ठीक है। तो यहाँ पे आपका आ जाएगा एंगल ए डी बी कितना है, 2 इंटू एक्स है, और यहाँ पे एंगल ए ओ बी कितना है, 80 है। तो एक्स का वैल्यू आ गया आपका 40 डिग्री। ठीक है। ये हो गया आपका थ्योरम नंबर कौन से, 7 से। ठीक। अगर ऐसा ना करना चाहो तो डायरेक्टली भी बोल सकते हो कि ए और बी क्या है, एक दो पॉइंट्स हैं आर्क के, और एक ही सेक्शन में क्या कर रहे हैं, दो एंगल बना रहे हैं। ठीक है। एक ही सेक्शन में दो एंगल्स बना रहे हैं, तो ये दोनों एंगल आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। अभी अभी आपने पढ़ा है, ये आप कहाँ से कह सकते हो, थ्योरम नंबर 9 से। ठीक है। थ्योरम नंबर 9 से आप बोल सकते हो एक्स विल बी इक्वल्स टू 40। क्यों, क्योंकि एंगल्स आर मेड ऑन द सेम सेगमेंट ऑफ द सर्कल। ठीक है। सेम खंड में आप क्या कर रहे हो, कोण बना रहे हो, इसलिए ये दोनों कोण आपस में बराबर होंगे। क्वेश्चन नंबर इसके बाद एक और क्वेश्चन देख लेते हैं इसी में। एग्जाम्पल नंबर 12 पढ़ेंगे। सिद्ध कीजिए कि समद्विबाहु त्रिभुज की बराबर भुजाओं में से किसी एक भुजा को व्यास मानकर खींचा गया वृत्त, ठीक है, खींचा गया वृत्त त्रिभुज के आधार को समद्विभाजित करता है। ऑलराइट। आपको क्या प्रूफ करना है यहाँ पे कि एक क्या है, इक्वी बाई आइसोसेलेस ट्राइंगल है। ठीक है। उसका कोई भी एक साइड जो कि दूसरे साइड के बराबर है, उसको आप लेकर उसके ऊपर अगर आप उसको डायमीटर मान के एक सर्कल बना लो, ठीक है, तो वो उसके बेस को क्या करता है, 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। ये आपको प्रूफ करना है। चलिए देखते हैं कैसे बनेगा ये क्वेश्चन। सबसे पहले एक इक्विलेटरल ट्राइंगल ले लेते हैं। क्या नाम रखेंगे, ए बी एंड सी। ठीक है। अब यहाँ पे मैं अब आपको बता दूं, ए बी बराबर है ए सी के, ए बी इज इक्वल टू ए सी। ये इस टाइप का ट्राइंगल है। तो आपको क्या प्रूफ करना है कि अगर मैं ए बी को इसका डायमीटर मान के एक सर्कल बनाऊं, ठीक है, तो सर्कल का ये क्या करेगा, एक पॉइंट जो है बी सी बेस को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देता है। तो आप चलिए एक सर्कल बना लेते हैं। ठीक है। सर्कल जैसा तो नहीं लग रहा, थोड़ा एडजस्ट करके देखते हैं।
ठीक, आप कैलकुलेशन के साथ बनाएंगे तो बन जाएगा इजीली। तो अगर एक सर्कल मैं इसको बना लेता हूँ तो क्या होगा, ये आपका बेस को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। ठीक है, चलिए ये प्रूफ करना है, तो कैसे होगा देख लेते हैं। ठीक, इतना हो गया, सर्कल बना लिया आपने, ये आपका डायमीटर ए बी है। ठीक है, तो सेंटर कहाँ पे होगा, इसके आधे पे होगा, बीच में। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। सेंटर को नाम दे देते हैं ओ, और इसके अलावा क्या करेंगे, यहाँ पर एक पॉइंट मिल रहा है आपको, ये वाला। ठीक, तो चलिए, से माना माना ए बी वृत्त का व्यास है। ठीक है, ए बी वृत्त का व्यास है, केंद्र ओ होगा। ठीक है, तो अभी ये मैं क्या कर रहा हूं, यहां पे ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, कटान बिंदु है इस वृत्त का और बीसी का, इसको नाम दे दिया मैंने डी, नाम दे दिया मान लो। ऑल राइट, ये नाम क्या दे दिया मैंने, डी। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ए को डी से मिला लेते हैं, ए को डी से मिला लेते हैं। तो यहां पे आप इसको चाहे तो रचना लिख लो, रचना, बिंदु ए को वृत्त और आधार के कटान बिंदु डी से मिलाएं। ठीक है, क्या किया हम लोगों ने, ए को वृत्त और आधार के कटान बिंदु डी से मिलाएं। ठीक है, तो यहां पर भी कुछ एंगल बनेगा, इस एंगल के बारे में क्या बोल सकते हो आप। ठीक है, अब कोण कोण ए डी बी इक्वल्स टू कितना होगा, 90 डिग्री होगा। अब ये कैसे लिख दिया मैंने, एंगल ए डी बी इक्वल्स टू 90 डिग्री होगा, ये मुझे कैसे पता चल रहा है, देख लो आप सब भी, कि ये क्या है, आपका डायमीटर है, और डायमीटर है और आप उसी सेम सेगमेंट में एक पॉइंट ले रहे हो डी। तो यहाँ पर जब आप डी को बी और ए से कनेक्ट करोगे तो यहाँ जो एंगल बनता है ये कितने का बनता है, 90 डिग्री का बनता है। थ्योरम नंबर 8 से आपने पढ़ा है। ठीक है, थ्योरम नंबर 8 से आपने पढ़ा है, तो ये आपका थ्योरम नंबर 8 से आ रहा है, एंगल ए डी बी इक्वल्स टू 90 डिग्री। ऑल राइट, तो एंगल ए डी बी इक्वल्स टू 90 डिग्री है। तो अब क्या कर सकते हैं, फ्रॉम ट्राइंगल ए डी बी एंड ट्राइंगल ए डी सी, ए डी बी और ए डी सी से आपको क्या देखने को मिलेगा, सबसे पहले ए बी बराबर हो जाएगा ए सी, क्योंकि ये आपको गिवन था, ये दिया गया था, है ना, दिया गया है। और दूसरा क्या हो जाएगा, ए से डी बराबर, ए से डी, ये क्या है, उभयनिष्ठ है, यानी कि कॉमन है। और तीसरा क्या हो जाएगा, एंगल डी बराबर एंगल डी, या ऐसे लिख लो कि एंगल ए डी बी बराबर हो जाएगा एंगल ए डी सी, और दोनों क्या है, 90 डिग्री है। ठीक है, अभी अभी आया यहाँ पे देख लो, तो ये आपका 90 डिग्री है। इस हिसाब से ट्राइंगल ए डी बी विल बी कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ए डी सी, तो ये त्रिभुज इस त्रिभुज के सर्वांग सम होगा। ठीक है, तो सर्वांग सम त्रिभुज की संगत भुजाएं क्या होती है, बराबर होती हैं, इसीलिए बी डी, यहाँ पे बी से डी बराबर मैं लिख सकता हूं डी से सी, क्यों, बाई सी पी सी टी, यानी कि सी पी सी टी का मतलब क्या हो गया, सर्वांग सम त्रिभुज की संगत भाग, है ना। सर्वांग सम त्रिभुज के संगत भाग क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं, तो बी डी बराबर आ जाएगा डी सी। इस प्रकार से आप बोल सकते हो कि ये जो वृत्त बनेगा ये आधार को दो बराबर भागों में विभाजित करता है। ऑल राइट, ये क्वेश्चन अच्छा है, एग्जाम में आ सकता है। ठीक है, इसको समझेंगे अच्छे से। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं एक्सरसाइज की तरफ। एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे, स्क्रीन पर लगाया मैंने आपके। यहाँ पे दिया हुआ है आपको एक सर्कल सेंटर ओ के साथ, ए बी और पी पॉइंट है कहाँ पे, सरकमफेरेंस पे, यानी कि परिधि पे। आपको कुछ एंगल्स के वैल्यू दिए गए हैं, जैसे कि एंगल ए ओ बी बराबर है 50 डिग्री, एंगल पी क्यू बी बराबर है 75 डिग्री, और आपको पूछ रहा है एंगल पी बी ओ का वैल्यू क्या है, यानी कि जो मैंने एक्स मार्क किया हुआ है इसकी वैल्यू क्या है। ठीक है, तो कभी भी आपको इस टाइप का क्वेश्चन मिलता है तो आपको क्या करना है आपको, सबसे पहले आप देखो कि जो पॉइंट्स सेंट कहाँ पे मार्क्ड हैं, परिधि पे, है ना, यानी कि सरकमफेरेंस पे जो पॉइंट्स मार्क हैं वहाँ से
कौन कौन से एंगल बन रहे हैं और कितने एंगल बन रहे हैं, ठीक है। वो आपको हेल्प करता है चीज़ों को समझने में। फिलहाल हमको यहाँ पे एक्स की वैल्यू चाहिए, कैसे निकलेगा देख कर बताइए आप लोग, गौर से देखिए। तो मैंने आपको बोला कि पॉइंट आपको कौन से देखने हैं, जो कि आपके सरकमफेरेंस पे है, ठीक है। तो ऐसे कितने पॉइंट्स हमारे पास फिलहाल देखो, ए बी एंड पी, ठीक है। तो अब यहाँ पे आपने जितने थ्योरम्स पढ़े हैं उनको अप्लाई करना है अभी तक में। तो आपने क्या क्या थ्योरम पढ़ा है कि सेंटर पे जो एंगल सबटेंड हो रहा है कौन से आर्क के दो पॉइंट से, वो अगर सरकमफेरेंस पे कोई पॉइंट है उस पे आधा एंगल सबटेंड करता है, ठीक है। ए ओ बी को अगर आप देखें तो मैं बोलूँगा आपको ए और बी क्या है, सेंटर से मिल रहे हैं, और ए और बी कहीं और भी जाके मिल रहे हैं क्या, देखिए बिल्कुल ए और बी कहाँ पे जाके मिल रहे हैं, पी पॉइंट पे, ठीक है। ए और बी कहाँ पे मिल रहे हैं, पी पॉइंट पे। तो आप ऐसे बोल सकते हो कि ए बी क्या है, सेंटर पे सेंट्रल एंगल सबटेंड कर रहे हैं कितने का, 50 डिग्री का, यानी कि केंद्रीय कोण आपतित कर रहे हैं कितने का, 50 डिग्री का। तो ये परिधि पर कितने डिग्री का कोण आपतित करेंगे, ये वाला एंगल, ध्यान दो ये वाला एंगल क्या नाम है इसका, एंगल ए पी बी, ठीक है। यहाँ पे देखो एंगल ए पी बी अगर मैं आपको बोलूँ बताइए तो कैसे बताओगे आप, एंगल ए पी बी अगर आपको खोजना है तो आप क्या देख सकते हो कि एंगल ए ओ बी विल बी इक्वल्स टू 2 टाइम्स एंगल ए पी बी, है ना। एंगल ए ओ बी विल बी इक्वल्स टू 2 टाइम एंगल ए पी बी, थ्योरम नंबर 7 से। कैसे हो रहा है, क्योंकि ए बी केंद्र पर 50 डिग्री का कोण बना रहे हैं, केंद्रीय कोण, तो वो परिधि पर कितने डिग्री का कोण बनाएंगे, 25 डिग्री का। तो यहाँ पे आपके ए पी बी अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा आपका 2 इंटू एंगल ए पी बी, ठीक है। यहाँ से आपको मिल जाएगा एंगल ए पी बी इक्वल्स टू 25 डिग्री। तो अब देख लो ये अगर आपका 25 आ जाता है तो x फाइंड आउट करना कितना मुश्किल काम है, बिल्कुल भी नहीं। फ्रॉम ट्राइंगल कौन सा, क्यू पी बी, आप ट्राइंगल क्यू पी बी ले लो, तो एंगल क्यू प्लस एंगल पी प्लस एंगल बी बराबर कितना होता है, 180 डिग्री। तो एंगल क्यू कितना है आपका, 75 डिग्री है, एंगल पी कितना है आपका, 25 डिग्री है, तो एंगल बी कितना बच गया, 180 डिग्री इधर पे, ठीक है। तो एंगल बी आप निकाल सकते हो 180 माइनस 75 माइनस 25, ठीक। कितना सिंपल है, तो एंगल बी आपको मिल जाएगा 80 डिग्रीज, है ना। 180 में से 100 गया तो कितना बचेगा, 80 डिग्री। तो ये आपका आ जाने वाला है 80 डिग्रीज, ठीक है। बहुत बहुत इजी क्वेश्चन है, अगर आपको बस क्या करना है, ढंग से देखना है। कैसे देखोगे, ए और बी को आप देखो कि कहाँ कहाँ जाके मिल रहे हैं, ये ओ पे मिल रहे हैं और पी पे मिल रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ से आपको थ्योरम पकड़ने में आसानी होगा। इसी प्रकार से बाकी क्वेश्चन में भी करेंगे, चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 पे क्या दिया हुआ है, एंगल पी ओ आर इक्वल्स टू 180 डिग्री दिया हुआ है। आपको प्रूफ क्या फाइंड क्या करना है, एंगल आर एस क्यू फाइंड आउट करना है। बहुत बहुत इजी क्वेश्चन है ये भी। आपको मैंने बोला कि आपको कहाँ देखना है, सरकमफेरेंस पे जो पॉइंट्स मार्क्ड हैं उनको देखना है, और चेक करो कि वो क्या क्या बना रहे हैं। तो P और S क्या बना रहे हैं, P और S कहीं जाके कुछ बना रहे हैं क्या, नहीं, आपस में कनेक्ट नहीं हो रहे, यहाँ पे हो रहे हैं, लेकिन वो पॉइंट अपने को दिया नहीं और पूछा भी नहीं है, छोड़ देते हैं। S और Q बना क्या बना रहे हैं, S और Q कहाँ पे जाके मिल रहे हैं, वो भी यहीं मिल रहे हैं, और कुछ बना रहे हैं क्या, नहीं, ठीक। Q और R को चेक करो, R और Q कहाँ पे मिल रहे हैं, एक बार आके सेंटर पे मिल रहे हैं और एक बार आके सरकमफेरेंस पे मिल रहे हैं, तो काम बन गया आपका। कैसे काम बना देख लो, एंगल आर ओ क्यू बराबर क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स एंगल आर ओ क्यू बराबर 2 टाइम्स एंगल आर एस क्यू, आर एस क्यू। अब यहाँ पे कौन सा थ्योरम लग रहा है, फिर वही थ्योरम नंबर 7 लग रहा है, ठीक है। क्या कहते थे कि अगर कोई केंद्रीय कोण बन रहा है तो परिधि पे जो कोण बनेगा वो क्या होगा, केंद्रीय कोण का आधा होता है, या परिधि पे बनने वाला कोण केंद्रीय कोण का दुगना होता है, ठीक है। केंद्रीय कोण परिधि पे बनने वाले कोण का दुगना होता है। तो ये आपका एंगल, ये वाला जो भी आने वाला है ये एंगल, ठीक है, ये कैसा होगा, 2 टाइम्स होगा इस वाले एंगल के। क्यों, क्योंकि क्यू और आर एंगल सबटेंड कर रहे हैं सेंटर पे भी, क्यू और आर एंगल सबटेंड कर रहे हैं सरकमफेरेंस पे भी, ऑल राइट। तो ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, लेकिन आपको ये एंगल तो दिया ही नहीं है, एंगल आर ओ क्यू तो दिया ही नहीं है। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, एंगल आर ओ क्यू को क्या लिख सकता हूँ मैं, 180 डिग्री माइनस एंगल आर ओ पी लिख सकता हूँ क्या, आर ओ पी बराबर 2 टाइम्स एंगल आर एस क्यू। अब यहाँ पे क्या किया मैंने, देख लो, सिंस एंगल आर ओ क्यू प्लस एंगल आर ओ पी बराबर कितना होता है, 180 डिग्री, है ना। आर ओ क्यू
प्लस आर ओ पी बराबर कितना होता है, ये 180 डिग्री। स्ट्रेट एंगल है तो यहाँ से मुझे क्या मिल गया, आर ओ क्यू बराबर 180 माइनस आर ओ पी। ठीक, तो इसी को फिर से देखेंगे, यहाँ पे एंगल आर ओ पी की वैल्यू दी हुई है, तो 180 डिग्री माइनस 130 डिग्री बराबर 2 इंटू एंगल आर एस क्यू। ऑल राइट, तो आर एस क्यू आपका कितना आ जाएगा एंगल, 180 माइनस 130 मतलब 50, और 50/2 25 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, आंसर वेरीफाई कर लेंगे सभी लोग। ठीक है, तो देख लो ये क्वेश्चंस जो हैं बहुत बहुत इजी बनने वाले हैं, सारे के सारे क्वेश्चन इतने ही इजी बनेंगे, कोई दिक्कत नहीं है बनाने में। ठीक है, बस आपको क्या है, लिखना आना चाहिए, है ना। यहाँ कहीं नंबर कट सकते हैं तो लिखने में कट सकते हैं, और कहीं आपके नंबर नहीं कटेंगे। ठीक है, तो मैं आपके लिए बाकी क्वेश्चंस को छोड़ रहा हूँ। ठीक है, एक क्वेश्चन आप ध्यान रखेंगे, क्वेश्चन नंबर 8 एक्सरसाइज नंबर 3 पे, ये बहुत बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, इसको ज़रूर बनाएं। ठीक, कोई दिक्कत आती है मुझसे पूछें, ये नोट्स आप कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आज की क्लास यहीं ख़त्म करते हैं। थैंक यू।